त्यानहाई जंगल की घुटन भरी सीमाओं के अंदर पहले से ही भारी आसमान तेजी से एक गहरी छाया में बदल गया। हवा आने वाली बारिश और ओजोन की धातु जैसी महक से भरी थी। फोंग यी एक सीधी आकृति की तरह सीधे उस भयानक तूफान में चढ़ गया। वो तुरंत तेज रफ्तार बिजली की लगातार चकाचौंध करने वाली गरज में डूब गया। नीचे जमीन पर बू, जो अभी भी हाल की भयानक लड़ाई से शारीरिक रूप से हिल रहा था, तेजी से बेचैनी से काम करते हुए एक मजबूत चमकता हुआ मिट्टी का बचाव शील्ड खड़ा किया, जिसने शुरू की बारिश को रोक दिया। उसने हैरान और सहमी हुई नजरों से देखा। उसे यकीन था कि ये फोंग यी की पूरी तरह से आत्मघाती पागलपन की हद थी, जिसके पास साफ तौर पर तेज गुस्से वाली पायरो एसेंस आग की शक्ति थी कि वो इतनी ही शुद्ध जंगली इलेक्ट्रिकल शक्ति से जानबूझकर लड़ रहा था। भूखा जबड़ा कस गया। वो जानता था कि अगर दो ऐसी बुरी तरह से विरोधी मूलभूत शक्तियां आपस में मिलीं और सच में टकराएं तो वो सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि पूरी तरह से विनाश को सुनिश्चित करेंगी। उसे वो बुनियादी नियम याद आए जो हर कल्टीवेटर को सिखाए जाते थे। दो शक्तियों वाले अभ्यासियों में हमेशा एक हावी मुख्य शक्ति होती है और दूसरी उसको स्थिर करने वाली मददगार शक्ति होती है। दो अत्यधिक टकरार वाली एनर्जी कभी भी एक स्थिर जिंदा शरीर में एक साथ मौजूद नहीं हो सकती। फोंग यी को उस गूंजते अव्यवस्थित इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूरी तरह से घिरा देखकर एक भयानक शक उभरा। क्या इतना बड़ा पदवी वाला सीलर सच में इस बुनियादी नियम से अनजान था? बस उसी पल स्वर्गीय बिजली का एक विशाल आंखों को चौंधिया देने वाला झटका, जो एक पुराने खंभे जितना मोटा था, सीधे फोंग यी से टकराया। लेकिन बू जैसी बड़ी चोट की उम्मीद कर रहा था, उसके बजाय फोंग यी के चेहरे पर एक गहरा, लगभग शांति भरा आत्मविश्वास दिखा। जब उसकी दाईं आंख से गहरी चमकदार ब्लू इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलने लगी तो पूरे रणभूमि में एक धीमी शक्तिशाली गूंज फैल गई और वो बाहरी शक्ति पूरी तरह से और बिना किसी कोशिश के उसके अंदर मिल गई। भूखे जल्दी में बनाए गए बैरियर के बाहर एक सुरक्षित जगह से एक घबराई हुई हाँफ रही शिव तेज हवाओं में एल्डर वू और जाओलान की तरफ चिल्लाई। उसकी आवाज़ चिंता से पतली थी। वो जानना चाह रही थी कि आखिर कोई रोकने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। उसने उन्हें तेजी से चिताया कि जो जबरदस्त बेकाबू इलेक्ट्रिकल शक्ति अभी फोंग यी को घेरे हुए है, वो किसी भी आम इंसान के स्पर्श के लिए तुरंत जानलेवा साबित होगी। उसके लिए ये पूरी तरह से हैरान कर देने वाला था कि एल्डर वू और जाओलान दोनों पूरी तरह से शांत रहे। उनके भावों से गहरे ज्ञान के अलावा और कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। जाओलान, जिसका सिल्वर आर्मर तेज रोशनी के झटकों को दिखा रहा था, आखिरकार घूमकर अपने इकट्ठे हुए ग्रुप से बात की और एक चौंकाने वाली छुपाई हुई सच्चाई बताई। फैंग यी खतरे में नहीं था, क्योंकि वो भी एक दुर्लभ बेहतरीन ग्रेड का थंडर एट्रीब्यूट चलाता था जो अभी तक छिपा हुआ था। उसने आगे और समझाया, धीरे से बताते हुए कि वो कल्टीवेटर जिसे सभी जगहों पर भयानक डेस्पॉट के रूप में जाना जाता है और वो व्यक्ति जिसके पास सीलर की पदवी है, असल में वो एक ही इंसान है। सेयुई और वोंग लियांग इस अविश्वसनीय जानकारी से पूरी तरह से बोलने में असमर्थ हो गए और डेस्पॉट नाम की गुरुत्वा उन पर भारी पड़ गई। सेयू ने तुरंत सोचा कि भले ही दो एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स रखना कल्टीवेशन के इतिहास में अनोखा नहीं था, लेकिन फोंग यी का कुल शक्ति स्तर, खासकर ऐसी दो अत्यधिक शक्तियों को मिलाना, विशाल से कम नहीं था। ये ब्रह्मांडीय स्तर की एक अनियमितता थी। जाओलान ने माना कि जब उसने ये सुना था तो उसकी शुरू की आंतरिक प्रतिक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने धीरे से सोचा कि लोग उसके हाल के सीलर पदवी, जो एक राजनीतिक और रणनीतिक टाइटल था, पर इतने ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि उन्होंने दुख की बात है ये नजरअंदाज कर दिया कि वो डेस्पॉट भी था, एक बेजोड़ पीढ़ियों का प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका अस्तित्व शक्ति का संतुलन बदल देता है। तूफान के भयानक बीच में हवा में लटका हुआ फैंग यी ने अपने आसपास की विशाल बेकाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया। उसका दिमाग ठंडी निश्चितता के साथ काम कर रहा था। उसने हिसाब लगाया कि बिजली की तीव्रता और कच्चा वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में शक्तिशाली एनर्जी को वो जबरदस्ती अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अपने अंदर समा सकता है। अब चमकदार चट-चट करती ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के चीखते केंद्रित चक्रवात से घिरा हुआ उसने गुस्से वाले आसमान में चिल्लाया। उसकी आवाज तेज बारिश में जोर से गूंज रही थी और ज्यादा शक्ति की मांग कर रहा था। उसने घोषणा की कि उसे सच में संतुष्ट और पूरा महसूस करने के लिए बढ़े हुए क्यू रिजर्व्स की तेज बेचैनी भरी जरूरत थी। बहरे कर देने वाले इलेक्ट्रिकल मेलस्ट्रॉम में लटके हुए फैंग यी ने कच्ची जलन देने वाली स्वर्गीय लाइटनिंग का उपयोग अपने शरीर को विधिवत तरीके से निर्माण और मजबूत करने के लिए किया। उसने उस जबरदस्त इलेक्ट्रिक शक्ति को अपनी हड्डियों के अंदर तक जोर से दौड़ते हुए महसूस किया, जो उसके मांसपेशियों को झुलसा रही थी और उसके अस्तित्व के हर एक रेशे में घुस रही थी। एक दर्दनाक फिर भी जरूरी शारीरिक शुद्धिकरण से गुजर रहा था।
जैसे ही ये तेज प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसके विभिन्न अंतर्निहित एट्रीब्यूट्स तेज फायर, चमकदार यांग और यहाँ तक कि सुषुप्त डार्क एसेंस अंदर से बेजोड़ तरीके से मिलना शुरू हो गए और आखिरकार एक खतरनाक लेकिन पूरा आंतरिक संतुलन हासिल कर लिया। तुरंत सिस्टम कन्फर्मेशन की एक श्रृंखला ने सफल सम्मेलन की पुष्टि की। डिंग, फायर एट्रीब्यूट टेम्पर्ड। डिंग, यांग एसेंस फुली ऑप्टिमाइज्ड। डिंग, डार्क एट्रीब्यूट स्टेबलाइज्ड। अंत में एक आखिरी गूंजने वाला संदेश ने दिव्य थंडर टेम्परिंग के पूरा होने की घोषणा की, इस बात की पुष्टि करते हुए कि उसका शरीर और आध्यात्मिक शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से मिल गए थे और उसकी सीमाहीन एनर्जी पूरी तरह से भर दी गई थी। खतरनाक रूप से आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ फांगी ने खुद को बुनियादी रूप से नया महसूस किया, जैसे आसमान के गुस्से से नया बनाया गया हो। अपनी नई मिली क्षमताओं का सही से मूल्यांकन करने के लिए उसने बिना किसी कोशिश के एक दूर के पहाड़ की चोटी की तरफ एक केंद्रित गूंजता हुआ थंडरबोल्ट छोड़ दिया। टक्कर तुरंत हुई, उसकी चोटी को एक विशाल धरती हिला देने वाले विस्फोट में तबाह कर दिया, जिसने पत्थर की धूल को ऊपर की तरफ चक्कर खिलाते हुए भेज दिया। नुकसान की चकित कर देने वाली साफ हद को देखकर उसने खास तौर पर इस अजीब जंगल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल शक्तियों की अनोखी जबरदस्त क्वालिटी को पहचाना। गीली निशानों वाली जमीन से बीसू ने उस विनाशकारी प्रदर्शन को एक विशाल शांत आदर के साथ देखा। उसने विश्लेषण करते हुए ध्यान दिया कि पूरे जंगल की जमीन में धसे हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स को इसी वायुमंडलीय चार्ट से पोषण मिलता था, जिसकी वजह से इस इलाके को उसकी अनोखी खतरनाक शक्ति मिलती थी। फिर भी फांगी ने अभी एक तुरंत टक्कर से पूरे पहाड़ के चेहरे को सर्जिकली नष्ट कर दिया था और बीसू ने सहज रूप से ठंडक देने वाली निश्चितता के साथ महसूस किया कि फांगी ने उस हमले में अपनी अधिकतम क्षमता का तीसरा हिस्सा भी यूज नहीं किया था। उसने पक्के तौर पर निर्धारित किया कि कोई दूसरा पायोनियर, जिंदा या मरा हुआ, उतनी दूरी से ऐसा काम नहीं कर सकता था। जैसे ही तूफान आखिरकार शांत हुआ और तेज बारिश धीरे धीरे हल्के फुहार में बदल गई, बीसू ने फोंगी को धीरे से उतरते हुए देखा, ये मानते हुए कि वो कठोर अभ्यास निर्णायक रूप से समाप्त हो गया था। एक नए गंभीर संकल्प के साथ बीसू जानता था कि भविष्य में उसके और सीलर के बीच एक तला न जा सकने वाला टकरार अब बिल्कुल निश्चित था। पास ही एल्डर वू जोर से मुस्कुराए, ये सोचते हुए कि ये युवा प्रतिभा हर बार कितनी आसानी से उन्हें चकित करती रहती है, जो सभी ज्ञात तर्क को नकार देता है। अपने मिलिट्री सेक्टर में फांगी को रखने की, उसकी वफादारी और सेवा सुनिश्चित करने की उनकी आंतरिक निश्चितता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने फांगी की लगभग कभी ना खत्म होने वाली उपलब्धियों पर विचार किया और उसकी सच में अनुमान न लगाई जा सकने वाली कच्ची प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति को अपना अंतिम वारिस रखना उन्हें अपनी विरासत के बारे में बिल्कुल भी पछतावा नहीं देगा। एल्डर वू ने संतुष्ट धीमी हंसी छोड़ी जब आखिरी गरज कम हुई, जबकि जावलान ने तेज अधिकार के साथ बीच में टोकते हुए कहा कि सीधी सच्चाई ये है कि स्टार गॉड मिलिट्री सेक्टर को सीलर की मदद की सख्त ज़रूरत थी, ना कि इसका उल्टा। तब एल्डर वू ने जावलान को संबोधित किया। उनकी आवाज़ सहमति वाली थी, ये टिप्पणी करते हुए कि वो पिछले कुछ महीनों में कितनी ज़्यादा परिपक्व हो गई थी, जिसने उनके सामूहिक भविष्य के नेतृत्व में उनका विश्वास बहुत बढ़ा दिया था। एक स्पष्ट रूप से घबराई हुई जावलान ने घबराहट में सवाल किया कि क्या वो ऊंचा बयान सच में सही था, जावलान की तरफ हल्की छिपी हुई दुश्मनी के साथ बगल में देखते हुए। तब एल्डर वू का ध्यान हल्के से दूसरी तरफ गया और लिन येई को शांत केंद्रित ध्यान में अभी भी तूफान की बची हुई एनर्जी खींचती हुई देखकर उनके अनुभवी दिमाग में तुरंत एक नई चतुर योजना आई। शायद उन्होंने सोचा वो इसके बजाय उसको निमंत्रण दे सकते हैं। फोंग ये, जो अब नियंत्रित स्थिर शक्ति फैला रहा था, धीरे से अपनी कजिन लिन यी के पास उतरा, जो अभी भी गहराई से डूबी हुई थी और तूफान के वायुमंडलीय चार्ट से बची हुई प्रचुर स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे खींच रही थी। उसकी लाल आंखें हल्की सी चमक रही थी जब उसने उसकी तरफ देखा और उसने उसे धीरे मजबूत लहजे में निर्देश दिया कि ये एक असामान्य कीमती मौका है और उसे हर आखिरी बूंद को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी कोशिश को बढ़ाना होगा। तब उसने महसूस किया कि एल्डर वू और जावलान जानबूझकर उस इलाके में रुके हुए थे। फोंग यी ने पूछा, उसकी खड़ी होने की मुद्रा संयमित थी, कि वो अभी तक गए क्यों नहीं थे। एल्डर वू ने दादा जैसा मुस्कुराहट के साथ समझाया कि उन्होंने एक नया, दोनों के लिए फायदेमंद प्रस्ताव बनाया था, जिसमें फोंग यी से किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता या लंबे समय की जिम्मेदारियों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने औपचारिक और गर्मजोशी से लिन येई को उनके मशहूर स्टार गॉड मिलिट्री सेक्टर में एक महत्वपूर्ण समय के लिए गहरी ट्रेनिंग करने के लिए निमंत्रण दिया और उसे एडवांस रिसोर्सेज की गारंटी दी। जैसे ही वो बोल रहे थे, लिन येई की चमकदार हरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास साफ तौर पर और ध्यान देने योग्य रूप से धुमक रही थी, जो वायुमंडलीय बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रही थी।
फोंग यी ने तुरंत उस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। वास्तविक रूप से ये उसके रिश्तेदार की उन्नति के लिए एक अद्भुत मौका था, लेकिन उसने गहराई से सवाल किया कि वो सच में अपने रास्ते के लिए क्या चाहती थी। अपनी ध्यान की स्थिति में रहते हुए उस हल्के व्यापार को ध्यान से सुनकर लिन यी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जानबूझकर अपना ध्यान समाप्त करते हुए। फोंग यी ने एल्डर वू को उस बहुत अच्छे ऑफर के लिए धन्यवाद किया, समझाते हुए कि उनके केयरटेकर होने के नाते ये प्रस्ताव मना करना मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसके पास लिनी के लिए इतना बड़ा फैसला लेने का पूरा अधिकार नहीं था। लिनी तुरंत खड़ी हो गई, अपने कपड़ों से नमी झाड़ते हुए। जब फोंग यी ने हल्के से पूछा कि क्या उसका ट्रेनिंग सेशन पूरा हो गया है, तो वो सीधे घूमी अपने कजिन को छोड़कर एल्डर वू से बात करने के लिए। उसने साधारण लेकिन मजबूती से कहा कि वो ये मौका ठुकरा देगी। सीधे उन बुजुर्ग नेता को देखते हुए उसने इस बड़े जेस्चर के लिए धन्यवाद किया, लेकिन मजबूती से दोहराया कि वो परिवार के सुरक्षा छत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। मना करने की रफ्तार से हैरान होते हुए भी शांत रहते हुए एल्डर वू ने उसके पक्के फैसले के पीछे का कारण पूछा। लिनी ने अपना दृष्टिकोण साफ साफ बताया, मानते हुए कि उसकी वजह शुरू में थोड़ी बचकानी या बहुत ज्यादा जज्बाती लग सकती है। उसने माना कि अगर उसका एकमात्र असली कारण सिर्फ अपने कजिन को राजनीतिक शोषण या उलझन से बचाना होता तो ये इस बड़े ऑफर का अपमान होता। लेकिन उसने आगे कहा, एक समर्पित पायोनियर और एक बनने की कोशिश कर रही एक्सपर्ट होने के नाते उसके अंदर खुद के आदर और महत्वाकांक्षा की तेज भावना है। उस बुजुर्ग पर टिकी एक पक्की अटल नजर के साथ उसने ये गंभीर इरादा घोषित किया कि वो दुनिया में जो कुछ भी डिजर्व करती है वो सिर्फ अपनी काबिलियत, ताकत और पूरी मेहनत से हासिल करेगी, अपने कजिन के बड़े प्रभाव या रेप्यूटेशन से पूरी तरह अलग। फोंग यी पल भर के लिए हैरान रह गया। उसका चेहरा उत्सुकता से हैरानी में बदल गया। वो सच में चकित था कि उसकी अक्सर निर्भर रहने वाली कजिन ने आखिरकार इतनी गहरी परिपक्वता और आध्यात्मिक आज़ादी पाली थी। एल्डर वू अपने राजनीतिक प्रस्ताव के ठुकराने से बिल्कुल भी बुरा नहीं माने, खुल के और सच्चे दिल से हंसे और तुरंत मंजूरी का एक बड़ा इशारा दिया। उसने उसकी आज़ादी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने के लिए सच्चा अफसोस जाहिर किया और वादा किया कि वो उसकी खास प्रगति पर नज़र रखते रहेंगे, उसे अपने तरीके से अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक साफ तौर पर खुश लेनी ने गंभीर वादा किया कि वो उनकी उम्मीदों से आगे सफल होगी। सीन फिर उस रात देर से फोंग यी के निजी विला में चला गया। जब वो और लिनी चमकदार पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो सिर्फ कल्टीवेशन एनर्जी की हल्की आवाज आ रही थी। अंधेरे में फोंग यी अंदर ही अंदर अपने हाल ही के बड़े बदलावों की समीक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि उसके तुरंत के ची भंडार की समस्या हल हो गई है, लेकिन अब उसे अपने नए ट्वाइलाइट फायर एट्रीब्यूट का बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी था। इसके अलावा उसने जो बहुत ज्यादा मुश्किल और जटिल मोर्टेलिटी मार्क क्षमता हासिल की थी वो एक उलझा हुआ गुप्त समस्या थी जिसे उसे अभी भी ठीक करना और मास्टर करना था। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही लिन यी अचानक रुक गई। उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। धीमी आवाज में अपने कजिन से पूछा कि कोई उनके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने क्यों झुका हुआ बैठा है। वो व्यक्ति हिला, थकावट से ऊपर देखा, जिससे सू चिंग्याई का धूल भरा थका हुआ चेहरा दिखा। उसने दर्द से अंगड़ाई ली। आखिरकार उनकी वापसी की घोषणा की। सफर के कारण उसकी आवाज बैठ चुकी थी। उसकी अचानक मौजूदगी और थकावट से हैरान फोंग यी आगे बढ़ा और सू चिंग्याई से पूछा कि वो एसोसिएशन हॉल्स में आराम करने की बजाय यहाँ क्यों इंतजार कर रही थी। सू चिंग ने जल्दी से समझाया कि उत्तरी सीमा के पास एक गंभीर बढ़ता हुआ संकट हिंसा के साथ फूट पड़ा है। एक ऐसी भयानक घटना कि यूवी सिटी के कैप्टन ने दूर टिटाई सिटी में उनके स्पिरिट एसोसिएशन से तुरंत मदद मांगी है। फन ई की आंखें छोटी हो गईं और उसने पूछा कि कैप्टन अभी कहाँ है। सू चिंग्याई ने गंभीरता से जवाब दिया कि कैप्टन बुरी तरह जख्मी है, मुश्किल से जिंदा है और उनके केंद्रीय मेडिकल हीलिंग वार्ड में जल्दी से इलाज किया जा रहा है। उसने विस्तार से बताया कि कैप्टन ने यू सिटी में आई आपदा से भागने के लिए एक जरूरी संदेश देने के लिए बहुत कोशिश की, सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने खासकर सीलर की व्यक्तिगत तुरंत मदद मांगी है।